नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लास में आज हम भू आकृतिक क्रियाएं या आकृतियां और उनका विकास का लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम धरातल पर बनी हुई कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिनका निर्माण या जिनका विकास भूमिगत जल के द्वारा होता है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने नदी द्वारा निर्मित अपर्दित और निक्षेपित स्थलाकृतियों का अध्ययन किया था। उससे आगे जो भू आकृतिक क्रम का जो दूसरा कारक है भूमिगत जल, इस भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां, देखिए विद्यार्थियों, हम वर्षा के जल को धरती के ऊपर गिरने के पश्चात देखते हैं कि कुछ जल तो फ्लो हो जाता है, बह जाता है, और कुछ जल भूमि के अंदर अवशोषित हो जाता है या रिस जाता है, जमा हो जाता है। जो बह करके निकल जाता है धरती के ऊपर से, उसके द्वारा नदियां बनती हैं, और नदियों से बनने वाली आकृतियों का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। लेकिन जो दूसरा प्रकार जल का जो जमीन के अंदर चला जाता है, चट्टानों में चला जाता है, रंध्रों के अंदर से प्रवेश करके रास्तों के सहारे पर बहुत गहराई तक चला जाता है, से हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं, अधोजल कहते हैं। क्योंकि धरती के ऊपर से ये वर्षा का जल या भरा हुआ जल चट्टानों के माध्यम से, जो भी जल भरा चट्टानें होती हैं जिनमें से वो अपने रास्ते बनाकर कहते थे गहराई में चला जाता है, और जहाँ से हम लोग उस जल को अपने काम में लेने के लिए मशीनों के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ये जल धरती से लेकर के और जहाँ जल के गहराई के स्रोत हैं वहाँ तक जाने के दौरान अपने मार्ग में कई प्रकार की स्थलाकृतियों को निर्मित करता है। और ये जो स्थलाकृतियां हैं, ये स्थलाकृतियां भी अपर्दित और निक्षेपित दोनों प्रकार की होती हैं। भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों में पहली है अपर्दित। स्थलाकृतियां दूसरी होती हैं निक्षेपित। स्थलाकृतियां अपर्दित, जिसके अंतर्गत विलयन, रंध्र, गोल, रंध्र, लैपीज, कंदरा, गुफा जैसी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। विलयन रंध्र, जब धरातल के ऊपर भरा हुआ जल किसी दरार के माध्यम से चट्टानों में जब प्रवेश करता है, क्योंकि जब चट्टानों के अंदर का जो दरारें होती हैं, उन दरारों में से ये जल प्रवेश करता है, रिसता है। इन दरारों के अंदर जब ये जल की बूंदें प्रवेश करती हैं तो यहाँ
इन दरारों के बीच जो चूने के जो कण होते हैं, क्योंकि ज्यादातर भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली जो स्थलाकृतियां होती हैं वो अधिकांशतः कास्ट प्रदेशों के अंतर्गत निर्मित होती हैं। कास्ट प्रदेश जो चूना प्रदेश होते हैं, जहां की चट्टानों के अंतर्गत कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि चूना जल के साथ आसानी से क्रिया करके और घुल जाता है। इसलिए भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होने वाली आकृतियां कास्ट प्रदेशों के अंदर निर्मित होते हैं। इसलिए इनको या इन स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृतियां कहते हैं, कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। कास्ट प्रदेश चूना वाले प्रदेशों से लिया गया है। और विश्व के अंतर्गत अगर इस प्रकार की चट्टानों की हम चर्चा करें तो युगोस्लोविया एक यूरोप का देश है, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में इस प्रकार की चट्टानें हैं, जिनके अंदर कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाने की वजह से वो घुल जाती हैं, विलित हो जाती हैं। इसलिए अधिकांशतः ये जो भी शिलाकृतियां हैं वो इन कास्ट प्रदेशों के अंतर्गत पाई जाती हैं, जिनमें विलयन रंध्र। तो जब ये भरा हुआ जल जमीन के ऊपर से इन कास्ट चट्टानों के माध्यम से जब जमीन के अंदर वाले भागों की ओर जब रिश्ता है, प्रवेश करता है, तो अपने साथ में जो चूने के कण होते हैं उन कणों को घोल करके नीचे की ओर गहरा कर देता है। और धीरे धीरे बार बार जब इनके अंतर्गत जल रिश्ता है तो इनका ऊपरी मुख चौड़ा होता चला जाता है और नीचे का हिस्सा कीपनुमा आकृति में बन जाता है। इसलिए ये ऊपर से तो गोलाकार और नीचे कीपनुमा आकृति में निर्मित हो जाते हैं। ऐसी स्थलाकृति को विलयन रंध्र या गोल रंध्र के नाम से जानते हैं। ऐसी आकृति जो कीपनुमा होती है, ऊपर से चौड़ी और नीचे से संकरी आकृति होती है। लैपीज इसी प्रकार से जब बार बार या लगातार गोल रंध्रों के मध्य में एक खड़ी तिरछी ऊपर संकरी नीचे से चौड़ी जो आकृति रह जाती है, जो कुछ कठोर चट्टान से युक्त होने की वजह से जल से वो घुल नहीं पाती है और खड़े स्तंभ नुमा आकृति दिखाई देने लग जाती है बीच बीच में कई गोल रंध्रों के बीच, उसको लैपीज के नाम से जाना जाता है। ये लैपीज का रूप होती है। जब बहुत सारे गोल रंध्र या विलयन रंध्र जब चौड़ा आकार ले लेते हैं और एक कटोरे नुमा चौड़े आकार का कुंडनुमा आकृति विकसित हो जाती है घुल करके बार बार, तो उस स्थलाकृति को डोलाइन के नाम से जानते हैं, जिसका एक बड़ा रूप हो जाता है इसका, वो डोलाइन के नाम से पुकारी जाती है। इसके बाद में कंदरा, इसको गुफा कहते हैं, कैव कहते हैं। जब कंदरा जिसका एक मुख खुला हो दूसरा मुख बंद हो, ऐसी आकृति को, क्योंकि एक तरफ से जल लगातार प्रवेश करते रहने से वो बहुत गहराई तक खोखली हो जाती है और उसके अंदर काफी चौड़ा आकार में रिक्त स्थान बन जाता है, लेकिन इसका एक मुख बंद रहता है, उसको कंदरा कहते हैं। और जब इसके दोनों मुख खुले हुए हों, जब पहाड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर
एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर रास्ता बन जाता है, जिसमें से नदी प्रवेश करके और दूसरी तरफ जा करके प्रकट होती है, दिखाई देती है। इस प्रकार से निर्मित स्थलाकृति को गुफा कैव कहते हैं। ये सारी अपर्दित स्थलाकृतियां होती हैं जो कास्ट प्रदेशों के अंतर्गत पाई जाती हैं। युगोस्लाविया जैसे देश के अंदर अधिकांश नदियां इसी भूमि के अंदर ही अंदर तक चलती रहती हैं, क्योंकि वहां पर चूने को घोल करके बड़े रिक्त स्थान या कंदराएं बन जाती हैं, गुफाएं बन जाती हैं, जिनमें से रास्ते निकले हुए हैं, सड़कें निर्मित कर दी गई है इनके माध्यम से। इसके बाद में हम निक्षेपित डिपोजिशनल टोपोग्राफी, निक्षेपित स्थलाकृतियां और निक्षेपित स्थलाकृतियों के अंतर्गत मुख्य रूप से जो हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, स्तंभ, ये तीन मुख्य स्थलाकृतियां होती हैं। इसे हिंदी भाषा में आश्चू, तास्म और इसे निश्चू तास्म के नाम से जानते हैं। स्टेलेक्टाइट कई बार हम देखते हैं कि जितने खंडर जिनकी छतें टूटी हुई होती हैं, कमरों की, भवनों की, किलों की, जो वर्षा काल के अंदर उनकी छतें टपकती रहती हैं, उन छतों के नीचे की ओर लटकता हुआ चूने का मोटा जमाव वाली आकृति दिखाई देती है, उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। इस प्रकार से हम देखें कि ये कोई गुफा है और यहां इसमें दरार है। वर्षा का जल और चूना इस दरार के माध्यम से गुफा की ओर प्रवेश करता है। यहां पर जल तो नीचे की ओर टपक जाता है, लेकिन जो जल के साथ घुला हुआ चूना था, कैल्शियस जो पदार्थ हैं, वो इस छत के नीचे की ओर लटकती हुई आकृति में, जो ऊपर से यानी कंदरा की जो छत है, उस छत के पास तो ये मोटे होते हैं, लेकिन नीचे की ओर जो लटकती हुई आकृति होती है वो संक्रीय आकृति या नुकीली नुमा आकृति होती है। इस तरीके से कंदराओं की छत पे वर्षा काल में निर्मित जो स्थलाकृति होती है उसको आश्चुतास्म यानी आसमान की तरफ लटकती हुई या स्टेलेक्टाइट नामक स्थलाकृति के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरी जो स्थलाकृति है निश्चुतास्म या स्टेलेग्माइट, ये जो जल और चूना जो टपकता है, कुछ मात्रा में चूना कंदरा की छत पे चिपक जाता है, सूख करके कठोर लटकती हुई आकृति निर्मित हो जाती है। लेकिन जो जल इसके माध्यम से नीचे यानी फर्श के ऊपर, ये कंदरा की फर्श है, ये छत है, इस फर्श के ऊपर जाकर के लगातार बूंद बूंद गिरता रहता है। इस जल के साथ भी
चूने के कण मिले होते हैं। कुछ तो ऊपर की ओर चिपका रह जाता है, लेकिन कुछ कण चूने के इस फर्श के ऊपर जाकर के लगातार गिरते रहते हैं। यहां पर ये धीरे धीरे चिपक करके कठोर होने लग जाते हैं और यहां ऊपर की ओर बढ़ती हुई, यानी इसके जस्ट विपरीत एक आकृति बनने लग जाती है, जिसे निश्चोतास्म के नाम से जानते हैं या स्टेलेगमाइट के नाम से इसे जाना जाता है। क्योंकि जब ग्रीष्म काल का समय होता है और जल टपकना रुक जाता है, उसके बाद में या यहाँ पर जमा हुए जल का जब अवशोषण हो जाता है, वाष्पित हो जाता है जल, उसके बाद में यहाँ चूना का ढेर ही जमा रह जाता है, जिससे यहाँ पर एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति निर्मित हो जाती है। इससे निश्चुतास्म के नाम से जानते हैं या स्टेलेगमाइट के नाम से जानते हैं। इन दोनों में अंतर इतना ही है कि एक कंदरा की छत पे बनती है और दूसरी कंदरा की फर्श के ऊपर बनती है। स्थान का अंतर है, इससे दोनों का नाम काफी सिमिलियर सा है, स्टेलेगमाइट और स्टेलेगमाइट या आश्चुतास्म निश्चुतास्म। निश्चु यानी नीचे की ओर, ऊपर की ओर, आसमान की ओर बनने वाली स्थलाकृति। जब आश्चुतास्म और निश्चुतास्म की वृद्धि होती रहती है, यानी आश्चुतास्म धीरे धीरे नीचे की ओर लटकने लग जाए, बढ़ता हुआ काफी लंबा नीचे की ओर हो जाता है, और निश्चुतास्म नीचे से अपने ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है। तो इस कंदरा के बीच में एक पिलर जैसी, स्तंभ जैसी आकृति निर्मित हो जाती है, जिसे कंदरा स्तंभ के नाम से जानते हैं, कंदरा पिलर के नाम से जानते हैं, जो कई बार इस कंदरा का या इस गुफा का रास्ता भी अवरुद्ध कर देती हैं। ये स्तंभ बनने से ये इसको एक प्रकार का आधार प्रदान कर देता है। तो भूमिगत जल के द्वारा अपर्दित स्थलाकृतियां और निक्षेपित स्थलाकृतियां, अपर्दित स्थलाकृतियों की बजाय जो इसकी निक्षेपित स्थलाकृतियां हैं वो ज़्यादा प्रमुख हैं, जहाँ से प्रश्न आते रहे हैं। तो ज़्यादातर हमें इनके बीच अंतर, क्योंकि चूना युक्त जो जल होता है वो इन्हीं कंदराओं के अंतर्गत, इन्हीं गुफाओं के अंतर्गत लगातार टपकते रहने से ये जल तो वाष्पित होकर के उड़ जाता है, और जल के साथ घुला हुआ जो चूना होता है वो चूना कुछ छत पे तो कुछ छत के जस्ट अपोजिट विपरीत फर्श पे भी आकर के गिरता है। तो वहाँ पर ये स्थलाकृतियाँ विकसित होती हैं, निर्मित होती हैं। अगर इसको उदाहरण स्वरूप हम देखना चाहें तो जो पुराने खंडर हों, किले हों, भवन हों, जिनकी छतों में दरारें आ चुकी होती हैं और उन्हें टपकने वाली छतों के नीचे की ओर और फर्श के ऊपर आप लंबे समय पश्चात पाओगे तो वहाँ पर कुछ आपको मिट्टी का ढेर नुमा, चूने का ढेर नुमा या सीमेंट का एक गोल आकार का ढेर नुमा आकृति वहाँ पर दिखाई देंगी। अगर हम गौर से उसके ऊपर देखेंगे तो जो ऐसे उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं, इनका जो बड़ा रूप होता है वो विशेषतः कास्ट प्रदेशों के अंतर्गत देखने को मिलता है।
अधिकांशतः यूरोपीय जो देश हैं उनके अंतर्गत, जैसे बुल्गारिया है, युगोस्लाविया है, ये जो देश हैं जहाँ कास्ट स्थलाकृतियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। भारत के अंतर्गत इन्हें को देखना है तो अधिकांशतः जो हमारे पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में निकलने वाली नदियों के मार्ग में, जब नदियाँ वर्षा काल में तो बहती हैं, लेकिन उस दौरान वर्षा समाप्ति के पश्चात जब नदियाँ शुष्क हो जाती हैं तो वहाँ पर ऐसी स्थलाकृतियों को या कास्ट स्थलाकृतियों को या ऐसी जो विलियन रंध्र, घोल रंध्र, डोलाइन, लैपीज, कंदरा या गुफा का वहाँ हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो कास्ट प्रदेशों के अंतर्गत इन स्थलाकृतियों को निर्मित करता है, वहाँ पर ऐसी स्थलाकृतियों को हम देख सकते हैं। क्योंकि कास्ट नाम है यहाँ चूने का, और इन चूना युक्त प्रदेशों के अंदर ही, क्योंकि चूना जो चट्टानें होती हैं जिनसे चूना निर्मित किया जाता था, जिसे कलिका पत्थर भी कहते हैं हम लोग, जिसको जल में डालने के साथ या उस पत्थर के ऊपर जल डालने के बाद वो पत्थर भुरभुरा हो करके घुल जाता है, फूट जाता है। तो इस तरीके से ये घोल रंध्र, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, उनका जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है, तो ये मुख्य जो स्थलाकृति हैं इनका हमने यहाँ पे अध्ययन किया। थोड़े ही दौरान अगर हम इसको देखें तो एक इसी के अंतर्गत कई बार बहुत सारी स्तंभनुमा जो आकृतियां हैं वो यहाँ पिल्लरनुमा आकृति के रूप में खड़ी हो जाती है, लेकिन अधिकांश स्तर पर जब इनकी वृद्धि होती रहती है तो ये आपस में, यानी आश्रुताश्म और निश्रुताश्म जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे कंदरा का मुख रुक जाता या अवरुद्ध हो जाता है, तो उसे कंदरा स्तंभ के नाम से या कंदरा कैव पिल्लर के नाम से उसे पुकारा जाता है। तो ये मुख्य थी 3 निक्षेपित स्थलाकृतियां, और ये थी भूमिगत जल के द्वारा अपर्दित स्थलाकृतियां।